नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। जसपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के समग्र विकास के एजेंडा में स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के साथ साथ बैंकिंग सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी है ताकि ग्रामीण अंचलों के लोगों को वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय में जसपुर विकास खंड के ग्राम आरा पत्थलगांव, विकास खंड के ग्राम कुड़ेकेला और दूरस्थ और पाट क्षेत्र बगीचा विकास खंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों की शाखा का वर्चुअली लोकार्पण किया। बताते चले कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का लोकार्पण भी किया। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और जसपुर जिले का भी विकास हो रहा है। तो आज का ये दिन जसपुर के लिए विशेष दिन है। आज एक साथ जसपुर जिले के 3 जगह में 3 ग्रामीण बैंक का शुभारंभ किए हैं और आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी आ रहे थे और वो बता रहे थे कि आज मतलब इतिहास में पहली बार एक साथ 3 ग्रामीण बैंक का शुभारंभ हुआ है। तो ये जसपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। एक तो आरा में ग्रामीण बैंक का शाखा शुभारंभ हुआ है और बगीचा क्षेत्र में छिछली में और पत्थलगांव क्षेत्र में आपका घरिया मथान का कूड़े ग्रामीण बैंक का शुभारंभ किए हैं। इससे करीब 14 पंचायत के 43 गांव इसमें लाभान्वित होंगे और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 44,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लाल अभिषेक कुसूर को बधाई देते हुए कहा कि अनिमेश ने एशियन चैंपियनशिप से लेकर विश्व मंच तक देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया और उन्होंने न केवल 100 और 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए बल्कि डायमंड लीग में दौड़ने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। सीएम ने कहा कि अनिमेश, तुम पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है। तुम्हारी मेहनत और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कामना है कि तुम्हारे जीत का सिलसिला यूं ही निरंतर जारी रहे। शुभकामनाएं। और वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, जिनमें छत्तीसगढ़ के 9 दल शामिल हैं। और ये दल हैं छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच। आयोग ने बताया कि इन दलों ने 2019 से पिछले 6 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा था और यह कदम चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और सक्रिय बनाने की दिशा में उठाया गया है। और अब इनके दलों के पास बात करें तो 30 दिनों के भीतर अपील करने का विकल्प है। हालांकि यह कदम देश में सक्रिय राजनीतिक दलों की संख्या को काफी कम कर देगा, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय दल ही हिस्सा ले सकेंगे। वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय और 67 क्षेत्रीय दल ही चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे। तो आपको बताते चले, अब 30 दिनों का वक्त दिया गया है और इसके भीतर अपील करने का विकल्प है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे ये दल क्या कुछ करते हैं। कई सारे दलों को आयोग ने जो है फिलहाल के लिए रोक लगा दी, उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। और ऐसे में देखें, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तजीम नाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। तजीम, देखिए कई सारी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हैं और इन पर एक्शन लिया गया है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो ही आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जो है ये एक्शन लिया है छत्तीसगढ़ की 9 ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर। और अगर बात करें पूरे देश में तो 334 राजनीतिक दलों पर जो है ये एक्शन लिया गया है, जिनका रजिस्ट्रेशन जो है
वो रद्द कर दिया गया। ये कार्यवाही जो आपको बता दें कि उन दलों के खिलाफ की गई है जो पिछले 6 सालों से ना तो किसी चुनाव में भाग ले रहे थे, ना ही किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में इनका जो है नाम जुड़ा हुआ था। जी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो 1951 अधिनियम जो है जनप्रतिनिधित्व का, उसके तहत ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि 6 साल तक अगर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अगर एक्टिव नहीं रहती है, सक्रिय नहीं रहती है, तो उन्हें जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या थी, जिसमें से अगर अभी 9 को हटा दिया गया है तो एक्शन के बाद जो है अब इनकी संख्या 46 रह गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया है कि पिछले अगर 6 साल से जो है ये सक्रियता नहीं बनाए हुए थे, तो इनका कोई भी यहाँ पर मतलब वजूद जो है वो नहीं देखा जा रहा था, इस वजह से इनको हटा दिया गया। और कहीं ना कहीं देखिए अब इसके बाद अगर पार्टियों की अगर हम बात करें दलों की, तो छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी या संयुक्त जाति पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, ऐसे तमाम अलग अलग तरीके की जो तज़ीन, देखिए जिस तरीके से आयोग का कहना है कि भाई पिछले 6 सालों में ये पार्टियां जो है खुद लड़ रही थी और ये कदम जो है चुनावी प्रक्रिया को प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, लेकिन अगर इस तरह से कदम उठाए गए तो कहीं ना कहीं पार्टियां बहुत कम रह जाएगी जो सक्रिय रहेगी। तो क्या ये अभी और बढ़ सकता है और भी ऐसी कई सारी पार्टियों पर इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से पारदर्शिता के लिए कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन ने जो जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने ये एक्शन लिया है, तो आपसे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 55 राजनीतिक दल पार्टियां हुआ करती थी और अब जो जिसकी संख्या जो है वो 46 हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये उन 46 पार्टियों के लिए भी ये एक सीख है कि अगर वो निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते, तो आगे चल के उनका भी नाम कर सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो भी जो है एक्टिव रहेंगे। और जिस तरीके से अब नुकसान तो काफी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पहले 55 सीटें थी, ऐसे में अब जो है वो घट गई है। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उसको इसमें काफी नुकसान देखा जा सकता है। और आगे आने वाले समय के लिए जो पार्टियां बची हुई है वो कहीं ना कहीं सक्रिय जो है इसमें सक्रियता बदलती हुई नजर आ सकती है। क्या आप संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 30 दिनों के भीतर अपील करने का विकल्प मौजूद है पार्टियों के पास, तो क्या अब इन पार्टियों की तरफ से किसी तरह की रिएक्शन, प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो कोई इनके तरफ से रिएक्शन यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 6-7 साल में ये पार्टियां जो है यहाँ पर ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही वो किसी चुनाव में किसी तरह से सामने आई है। तो ऐसे में उन पार्टी में कौन लीड कर रहा है ये भी यहाँ पर जो जानना है वो मुश्किल है। ऐसे में अगर इनके तरफ से कोई पत्र या लेटर जारी होता है चुनाव आयोग के पास, या फिर अपील करने के लिए अगर ये लोग कुछ करते हैं, तब इसके बाद देखा जा सकता है कि 9 में से जो 9 पार्टी जो निष्क्रिय हुई है छत्तीसगढ़ से, उनमें से कितनी पार्टी जो है वो आगे चल के अपील करती है, या फिर ये ऐसे ही जो है हमेशा के लिए जो है निष्क्रिय मानी जाएगी। ठीक है तज़ीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की चुनावी गड़बड़ियों पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग एक बार फिर देखी और उनके आरोपों को गंभीर बताया। नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग को मशीन पठनीय मतदाता डेटा और चुनावी प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज तत्काल सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी के उठाए सवालों पर भी स्पष्ट जवाब देने की मांग की। बैठक में धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू, अमितेश शुक्ल, विकास उपाध्याय समेत कई सारे वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, बीजेपी के मैंने पहले ही एक लाइन की बात कही कि राहुल जी इलेक्शन कमीशन पर बात उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के एजेंट के रूप में क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो तंज कसना और कार्टून बनाना और फेक न्यूज़ देना ये उनका काम है। तथ्यों पर उनको जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जी जो प्रश्न पैदा कर रहे हैं उसका उत्तर क्या है। अगर वो गलत है तो गलत प्रमाणित करें और सही है तो इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची जो राहुल जी दिखा रहे हैं उसको प्रमाणित करें, उसकी जानकारी दें। तो जनता के दरबार में ले जाने की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा राहुल गांधी जी ने, उनको मांगा गया था डिजिटल वोटर लिस्ट को, डिजिटल डाटा को, लेकिन उनके द्वारा डिजिटल डाटा नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ उनसे ये
कि आज उसको हस्ताक्षर शिकायत की मांग करते, वो डिजिटल वाला क्यों नहीं देते, डिजिटल डाटा क्यों नहीं चुनाव आयोग उपलब्ध कराती है। उसमें आज 1 महीना से अधिक एक विधानसभा के वोटर लिस्ट को मिलान करने में लगा। आज यदि डिजिटल डेटा दे देवे तो जल्दी सारे वेरिफिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रजातंत्र में आज प्रजातंत्र के खिलाफ घोषणे का काम जो आज किया जा रहा है, उसका जोर विरोध राहुल गांधी जी ने किया है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, जो 10 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान प्रत्येक बूथ के 50 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही तिरंगा यात्रा की शुरुआत से पहले एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसे भक्ति का उत्सव बताया। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभाजन विभीषिका जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को ईवीएम और बैलेट पेपर से हार मिली तो वोटर लिस्ट पर शंका जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं, अटके हैं और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है, निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस अहम समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के चलते नक्सलवाद अंतिम चरण में है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव भी खत्म हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों में जनसहभागिता बढ़ी है, वह इस बात का संकेत है कि जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति और तेजी से बढ़ाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को फंसाया जा रहा है। साथ ही चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया और कहा कि वोट चोरी कर सरकार बनाई गई, खाद की कमी और कालाबाजारी पर भी हमला किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को निष्क्रिय बताया और कहा कि वे समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि मंत्री पद विस्तार बिहार चुनाव की तैयारी के लिए किया जा रहा है। भाई निर्वाचन आयोग तो जवाब ये क्यों देंगे, उसकी प्रवक्ता थोड़ी है, तो सवाल निर्वाचन आयोग से कर रहे हैं। मामला ये है, अब तो यही कहेगा दोस्त ना रहा, कुछ कनेक्ट कर रहे हैं आपको। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ दिलीप लहरिया जी,
भाई हमारे अकल तरह के विधायक ठाकुर साहब, भाई विजय जी, मोदी जी कह रहे हैं कि दोस्त ना रहा, क्योंकि नमस्ते ट्रंप किए थे, लेकिन ट्रंप ने जितनी बेइज्जती नरेंद्र मोदी की है, और नरेंद्र मोदी की बेइज्जती मैं नहीं समझता, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करे हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यदि बेइज्जती करे तो हम पूरे देश का अपमान है। लेकिन पूरे 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे, लेकिन ट्रंप को उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर क्या मजबूरी थी कि वो दबाव में आ गया। और दूसरी बात यह है कि टैरिफ 25% था, लेकिन अचानक 50% कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि वो कहते हैं कि आप रसिया से तेल ले रहे हैं, ये बात आधी अधूरी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 दिन के भीतर तीसरी हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ताजा घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के डबरापारा दक्षिण इलाके का बताया जा रहा है, जहां छोटे भाई शरद ठाकुर ने मामूली विवाद में अपने बड़े भाई डामन सिंह ठाकुर की टंगिया से वार कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शरद पहले एक सड़क हादसे में घायल हुआ था, और जिससे उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी और वह कोई काम नहीं करता था। वहीं खर्चों के लिए वह अक्सर भाइयों से पैसे मांगता था। शनिवार की रात इसी बात को लेकर सुदामा और शरद में विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में शरद ने भाई पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 3 थाना अंतर्गत डबरापारा में आपसी पारिवारिक विवाद के कारण छोटा भाई जिसका नाम शरद कुमार ठाकुर है, उसने अपने बड़े भाई डामन सिंह ठाकुर की टंगिया मार करके हत्या कर दी है। पारिवारिक विवाद का मुख्य कारण ये था कि जो छोटा वाला जो आरोपी है जिसका नाम शरद ठाकुर है, वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बेरोजगार था और इधर उधर घूमते रहता था। उसको बड़े भाई के द्वारा लगातार कई बार बीच में भी समझाइश दी गई थी। अभी वो बीती रात को इसको समझाइश दिया कि तुम इधर उधर मत घुमा करो, कुछ काम धाम करो। इससे नाराज होकर के उसने टंगिया से अपने भाई की हत्या कर दी। प्रकरण में हत्या के अपराध कायम किया जा करके आरोपी को तत्काल अभिरक्षा में लिया गया है और उसमें विधिवत कार्यवाही की जा रही है। और जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के बेरिंगपाल से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां किराए के मकान में रह रही 23 साल के खुशबू मौर्य ने बीती रात पति से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मेखास के पोस्टमार्टम हाउस में जवानों की ड्यूटी लगा दी गई। मूल रूप से कुकानार की रहने वाले खुशबू ने करीब 1 साल पहले जॉन कश्यप नाम के युवक से भागकर शादी की थी। बताया जा रहा है कि खुशबू के इस कदम से उसके परिजन नाराज थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जॉन पहले से शादीशुदा भी था, इसके बावजूद खुशबू ने उससे विवाह कर लिया था। शादी के बाद जॉन ने खुशबू को बेरिंगपाल में एक पुलिस जवान के घर में किराए पर रखा था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। और है जो मृतक जो है वो मेरी सिस्टर है। तो मेरे पास करीबन 7:40 के करीबन फ़ोन आया था कि भैया मेरे पति मतलब मेरे को मार रहा है, मतलब मारने की कोशिश कर रहा है, गला दबा रहा था और सर मतलब दीवार में पटक रहा है। आप मेरे को लेने आ जाओ प्लीज़ भैया, कि मतलब मार देगा आज, मतलब घर पर या तो जान से मतलब घर में फ़ोन करके बताएगी तो मैं जान से मार दूँगी, ऐसा कर मतलब कॉल की थी। उसके बाद मैं बोला कि ठीक है 112 को एक बार कॉल कर देना, या नहीं होता है तो नज़दीक में थाना कौन सा है तो बोली कि परपा है। तो मैं बोला कि परपा चले जा, या फिर नहीं होता है तो किसी को बता, उसके मतलब छोड़ देंगे मतलब ऐसा कर बोला। तो फिर ज़्यादा देर बाद में फ़ोन कट गया। और जगदलपुर की बोध घाट पुलिस ने ठगी करने वाली शातिर महिला ठग को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये महिला ठग पहले बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपने जाल में फंसाती और उनसे मोटी रकम ऐंठ लेती थी। ठगी का शिकार हुए एक शख्स ने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस ने जांच शुरू की और फिर इस शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जांच में सामने आया कि महिला ने कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के नाम पर युवकों से ठगी के मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 8 अगस्त को 2 अलग अलग युवकों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामलों को लेकर एक युवक ने मामला दर्ज कराया। दरअसल महिला शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी से परिचय होने की बात कहती थी और फिर लाखों की ठगी को अंजाम देती थी। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।
और अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र से विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां विधायक रामकुमार टोप्पो के ड्राइवर उमेश प्रधान पर एक आदिवासी युवती से मारपीट का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पीड़ित युवती सीधे थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की आखिर असल वजह थी क्या। जी हम अभी आए सीतापुर थाने में आए हैं। जैसे मुझे इस घटना की सूचना मिली तो सबसे पहले मैंने पता कि कौन है वो, तो पता चला कि वो विधायक का ड्राइवर है वो। तो घटना को देखते हुए हम सीधे पहुंचे विधायक के पास और उनसे बोला कि भाई अगर कि माफ़ी मंगवाया जाए उनसे। तो उन्होंने बात नहीं किया और पता बनने के जब तक हम वहाँ थे तब तक उसके पूरे समर्थन में बात किया। तब तक वो ड्राइवर अंदर ही बैठा था उनके ऑफिस में, ये भी नहीं कि उसको बाहर बुलाया जाए। वो अंदर ही बैठा रहा, उनको बचाया गया। हम लोग कम से कम 25-30 लोग गए थे वहाँ पर और जाने के बाद हमें वापस भेज दिया गया। बोला गया कि जहाँ जाना है जाओ। तो उसके बाद हम थाना पहुँचे हैं और थाना में हम कल शाम को यहाँ पर आवेदन दिए हैं और अभी तक कोई FIR नहीं हुआ है। अब आगे प्रकार के लिए हम लोग न्याय मांगते हैं कि एक आदिवासी महिला के साथ आदिवासी दिवस के दिन ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक है। मतलब अचानक हमसे हाथापाई हुई, मारपीट हुई। उमेश प्रधान पता नहीं किसी बात पे विवाद रही होगी, तो फिर वो हमारे से सीधा हाथापाई करने लगे। स्कूटी की चाबी छीन लिए और हमारे साथ छेड़छाड़ भी हुई और मारपीट भी हुई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के महेश मिश्रा, जिन्हें लोग स्नेह से ट्रैफिक मैन के नाम से जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाएंगे। 15 अगस्त को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें यह जो सम्मान है वो प्रदान करेंगे और इसके साथ ही उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।